हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ज्योग्राफी का चैप्टर। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में 8% स्पीसीज हैं पूरी दुनिया के। ये एक ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए दिया गया है कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डाइवर्सिटी है। अगला है 81,000 स्पीसीज फौना के और 47,000 स्पीसीज फ्लोरा के, जिसमें से 15,000 एंडेमिक है इंडिया के। एंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है जो कि सिर्फ एक रीजन में ही पाए जाते हैं और बाहर के रीजन्स में अगर उन्हें ले जाया जाता है तो जनरली उन्हें सर्वाइव करने में दिक्कतें आती हैं। 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। इंडिया की जो फ्लोरा है उसका 10% और जो मैमल्स हैं उनका 20% थ्रेटेंड की लिस्ट में है। ये सारी डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि कितना ज़्यादा जो हमारे देश में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उन पर खतरा बना हुआ है। क्रिटिकल ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो कि वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे होते हैं। क्रिटिकल एनिमल्स में जनरली चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट जैसे एनिमल्स आते हैं। और प्लांट्स में मधुका, इंसिग्नस जिन्हें वाइल्ड महुआ कहा जाता है, और इसके साथ ही हबर्डिया हेप्टोन्यूरन जिसे जो एक ग्रास की स्पीसीज है। इन स्पीसीज के नाम याद रखने की ज़रूरत आपको फिर से नहीं है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है आपको बस बताने के लिए कि ऐसे ऐसे हमारे भी कुछ मेजर स्पीसीज थ्रेटन हुए हैं, ऐसे जैसे हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट्स हैं उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। वैसे 79 species of mammals, 44 of birds, 15 of reptiles and 3 of amphibians। तो इस चैप्टर में मेजरली जो डेटा दिया गया है वो बस आपको सिचुएशन की ग्रेविटी समझने के लिए दिया गया है और इसको याद करने के पर्पस से आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगला हम लोग समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जिसे IUCN कहा जाता है। इसने एक लिस्ट निकाली है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में एनिमल्स को या प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है। इन कैटेगरीज के बेसिस पर उनके थ्रेटन होने की प्रोबेबिलिटी या फिर उनके एक्सटेंशन के बेसिस पर ही एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है और उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्पीसीज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा नंबर में मिलते हैं और इनके एक्सटिंक्शन का कोई भी खतरा नहीं है। अगला है एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये एक्सटिंक्शन के डेंजर में है। इन्हें ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल मकाऊ और सांगाई जैसे एनिमल्स हैं जो कि इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरीज में आते हैं। इन स्पीसीज पर एक एक्सटिंक्शन का खतरा है, मतलब अगर इनके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम्स नहीं चलाए गए और एफर्ट्स नहीं किए गए तो ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज, ये जल्द ही एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में जा सकते हैं और इनमें आते हैं ब्लू शीप, गैंजेटिक डॉल्फिन और एशियाटिक एलिफेंट। अगला है रेयर स्पीसीज, इनकी एक स्मॉल पॉपुलेशन है और हो सकता है कि ये एंडेंजर्ड हो जाए। इनमें आता है वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल, इसके साथ ही हिमालयन ब्राउन बियर भी। एंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज हैं जैसा मैंने आपको बताया जो किसी एक रीजन में पाए जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस रीजन में पाए जाते हैं। अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग और मिथुन जो कि अरुणाचल प्रदेश के एक एंडेमिक स्पीसीज है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक, ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एशियाटिक चीता के बारे में आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है और इस साल भी आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एशियाटिक चीता हमारे कंट्री में काफ़ी सालों पहले, अबाउट 70 ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया है और दुनिया के बाकी जगहों पर कई सारे चीते अलग अलग स्पीसीज के, मतलब हम कह सकते हैं वैरायटीज़ के चीते पाए जाते हैं, लेकिन एशियाटिक चीता जो इंडिया का अपने रीजन्स में पाया जाता था वो अब सर्वाइव नहीं करता है। इसका एक कारण आप अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा था लास्ट ईयर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे काफ़ी मास स्केल पर हंटिंग की जाती थी ऐसे चीताज, लेपर्ड्स, टाइगर्स की ब्रिटिश एरा में, और इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ सालों तक ये चीज़ें चलती रहीं, जिसके कारण हमारी जो रिच फॉरेस्ट डाइवर्सिटी थी वो खत्म होती गई विद टाइम। एशियाटिक चीता के बारे में मैंने यहाँ दिया भी है, इसका स्पीड 112 किलोमीटर्स पर आवर। ये जैसा हम जानते हैं चीता फास्टेस्ट मैमल्स होते हैं पूरे अर्थ पे। एक्सटिंक्ट हुए थे डिक्लाइन इन हैबिटेट ऑफ प्रे के कारण और इंडिया में इन्हें 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। 1951 और 1980 के बीच में फॉरेस्ट लैंड काफ़ी क्लियर किया गया एग्रीकल्चरल रीजन्स के लिए, और ट्राइबल बेल्ट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में झूम
कल्टीवेशन, इसके बारे में भी अपने पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड और ज्योग्राफी का जो चैप्टर है जिसमें झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में दिया गया है उसमें भी पढ़ा है। झूम में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट रीजन होता है उसे क्लियर करने के लिए वहाँ आग लगा दी जाती है। इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि वो आग फैल जाती है और पूरे फॉरेस्ट को जलाकर खाक कर देती है। इसके कारण कई सारे एनिमल्स के हैबिटाट और कई सारे प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं और धीरे धीरे वो इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं अगर उस रीजन के काफ़ी सारे फॉरेस्ट जल जाते हैं तो। इनरिचमेंट प्लांटेशन, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज एक्सटेंसिवली प्लांट होती है और बाकी स्पीसीज को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये चीज़ ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी ज़्यादा किया गया था हमारे देश में और इसके बारे में भी आपने फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में पढ़ा है। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे हिस्ट्री के टॉपिक्स यहाँ ज्योग्राफी में इंक्लूड हो जाते हैं और ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री में काम आते हैं। इसीलिए एसएसटी की आप एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 8 की हिस्ट्री का ये चैप्टर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, तब आप रिलेट कर पाएंगे दोनों चीज़ों को ज़्यादा आसानी से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे टीक के मोनोकल्चर से नेचुरल फॉरेस्ट जो थे साउथ इंडिया के उन्हें खत्म कर दिया गया और चिर पाइन के कारण हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन के ट्रीज को भी खत्म किया गया था हिमालयाज में। सिंस 1951 5000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के कारण, जिसमें नर्मदा सागर प्रोजेक्ट था एमपी में, उसके कारण काफ़ी सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। और डैम्स में हमने जब डैम्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कैसे डैम्स के बनाने के कारण कई सारे फॉरेस्ट और वहाँ रहने वाले जानवर भी इंडेंजर हो जाते हैं। माइनिंग के कारण बक्सा टाइगर रिजर्व का यहाँ पे बात किया गया है, जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है। वेस्ट बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट की माइनिंग के कारण थ्रेटन हो रहा था वो फॉरेस्ट और यहाँ नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा था और माइग्रेशन रूट, इंडियन एलिफेंट्स के जो माइग्रेशन का रूट है उस पर भी रोक लग जा रही थी अगर इस रीजन में माइनिंग की जाती है तो। हिमालयन यू की यहाँ बात की गई, एक मेडिसिनल प्लांट है। टैक्सोल एक्सट्रैक्ट होता है इससे, कैंसर के ट्रीटमेंट में ये काम आता है, जो कि पूरी दुनिया में एंटी कैंसर ड्रग जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है टैक्सोल और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है हिमालयन यू से। इंडिया में लगभग हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 1/3 ऑफ द वेटलैंड्स ड्राई हो चुके हैं और 70% सरफेस वाटर बॉडीज इंडिया की पॉल्यूटेड हैं। 40% मैंग्रोव्स वाइप हो चुकी हैं इंडिया से। मैंग्रोव ट्रीज जनरली जो डेल्टाज में पाए जाते हैं उनमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है उनको इंडिया की चेंजिंग लैंडस्केप के कारण। अगला है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें टाइगर, वन हॉर्न राइनो, कश्मीर स्टैग, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल जिसे कहते हैं, और एशियाटिक लायंस जैसे स्पीसीज को इंक्लूड किया गया था और इनके बचाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। रीसेंट प्रोटेक्शन दिया गया है इंडियन एलिफेंट्स, ब्लैक बक हमने ऊपर पढ़ा कि ये भी डेंजर में है एक्सटिंक्शन और इंडेंजर होने के। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोदावन कहते हैं और स्नो लेपर्ड के लिए भी नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं कंजर्वेशन के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था और ये काफ़ी हम कह सकते हैं सक्सेसफुल रहा है काफ़ी हद तक टाइगर्स को बचाने और उनके नंबर्स को बढ़ाने में। कई सारे टाइगर सेंचुरीज, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए एरियाज़ को डेजिग्नेट किया जाता था जहाँ पर टाइगर्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने दिया जाता है या फिर कभी कभी उनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कराई जाती है ताकि टाइगर्स के नंबर को बढ़ाया जा सके। 1985 में यहाँ पे टाइगर्स के नंबर दिए गए हैं 39 टाइगर रिजर्व्स जिनकी टोटल एरिया 32,137.14 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें जो मेजर टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है, जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व ये आसाम में है और पेरियार टाइगर रिजर्व साउथ इंडिया में केरला में है। और इन टाइगर रिजर्व्स में काफ़ी सारे टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो हमारे गवर्नमेंट लॉन्च करती है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 में लाया गया था। 1986 में इसमें बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड किया गया था। 1991 में इसमें प्लांट्स की भी 6 स्पीसीज ऐड की गई थी। जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई 3 तरीके से किया जाता है। रिजर्व्ड, जिनमें आधा से ज़्यादा जो सबसे वैल्यूएबल फॉरेस्ट हैं हमारे देश के वो इन्हीं रिजर्व फॉरेस्ट में है। प्रोटेक्टेड, जिसमें 1/3 फॉरेस्ट आते हैं हमारे देश के, ये
डेप्लीशन से इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, और अनक्लासिफाइड जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ओनरशिप होती है इन फॉरेस्ट्स की। परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स, एमपी में इंडिया की सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट है जो कि 75% है टोटल एरिया के। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और में एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर लार्ज परसेंटेज ऑफ एरिया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्टेट्स में फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया है या प्रोटेक्ट किया गया है। तो जैसा हमने देखा, परमानेंट फॉरेस्ट एरिया एमपी में सबसे ज़्यादा है, और इन स्टेट्स में रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में प्रोटेक्टेड एरिया हैं मेजर फॉरेस्ट के। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात में ज़्यादातर फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में जैसा हम लोग जानते हैं कि कई सारी वहाँ की लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं जो कि फॉरेस्ट पर उनको उनका राइट दे दिया गया है, और वहाँ के फॉरेस्ट जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टू रीच भी हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों को ही उन फॉरेस्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में विलेजर्स ने फाइट किया था माइनिंग के खिलाफ। अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेजर्स ने खुद ही एक भैरवदेव दाकव सेंचुरी बना ली थी। वहाँ के लोगों ने खुद ही वहाँ एक एरिया को डेजिग्नेट कर दिया था प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर, और वहाँ पर भैरवदेव का सेंचुरी सेटअप कर ली थी। मुंडाज और संथाल्स महुआ और कदम के पेड़ को पूजा करते हैं। ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार टामरिंड और मैंगो की पूजा करते हैं। यहाँ जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, झारखंड, वहाँ पर तो कई सारे फॉरेस्ट्स की पूजा करने वाले फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे सरहुल वगैरह। यहाँ पर फॉरेस्ट की पूजा की जाती है। ट्रीज़ को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, और ट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के लाइफ में। चिपको मूवमेंट हिमालयाज में लाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन तेहरी में कराया गया था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम ये 1988 से ओडिशा गवर्नमेंट ने पास किया था। इसमें लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस। कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस एंड शेयर इन टिम्बर प्रोड्यूस्ड। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इन्हें भी एक स्टेक दिया जाता है, जैसा हम कह सकते हैं एक हिस्सेदारी दी जाती है वहाँ के प्रोडक्शन की, और ये एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है जिसके मदद से हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ट्राई करती हैं फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने की। ओडिशा में इसे 1988 से ही इम्प्लीमेंट किया गया है, और अब कई सारी स्टेट्स इससे इंस्पिरेशन लेके ऐसे ही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। आज के आप क्वेश्चंस ले सकते हैं कि व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्टेड, और विच ट्राइबल और द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच एरिया वर्शिप्स कदम एंड महुआ ट्रीज। इसके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।